हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विश्वकर्मा क्लासेस में। दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ नंबर सिस्टम की कुछ ऐसी एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए बहुत बेहद ज़रूरी होती है चैप्टर से पहले। चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलिए टॉपिक की ओर। इसमें हमारा पहला पॉइंट आता है प्राकृतिक संख्या। जो हमारी गिनती की संख्याएँ होती हैं उन्हें हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1 2 3 4 5 6 इन्फिनेटिव तक, अनंत तक। यानी कि यदि हम किन्हीं आंकड़ों को गिनते हैं तो उन्हें आंकड़ों गिनने में हम लोग जो संख्याओं को प्रयोग करते हैं वो इस तरीके से गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6, जीरो से नहीं गिनते हैं। तो इसलिए हमारी प्राकृतिक संख्याएं होती हैं 1 2 3 4 5 6 7 इन्फिनेटिव तक। इसमें नोट करने की एक दूसरी बात आ जाती है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जानते हैं। हिंदू अरबी संख्या के नाम से भी जानते हैं। जैसे एग्जामिनर कभी कभी ये पूछ सकता है कि प्रथम 10 हिंदू अरबी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए। यदि हमें पता होगा कि हिंदू अरबी संख्याओं को हम प्राकृतिक संख्या कहते हैं तो हम निकाल देंगे, नहीं पता होगा तो हम निकाल नहीं पाएंगे। तो इसलिए हमें ये भी बेहद जानना ज़रूरी है कि प्राकृतिक संख्याओं को हम दूसरे नाम से हिंदू अरबी संख्या भी कहते हैं। आगे चलते हैं दूसरे पॉइंट की तरफ। दोस्तों, दूसरा पॉइंट इसमें हमारा आ जाता है सम संख्या। सम संख्या जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम सम संख्या कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए 2 4 6 8 10, यानी कि 2 को हम 2 से विभाजित करें, ये तो कट जाएगा, 2 1 2, 4 भी कट जाएगा, 2 दूनी 4, 6 भी कट जाएगा, 2 3 6 8 भी कट जाएगा, 2 चौक 8 10 भी कट जाएगा, 2 पंजे 10। यानी कि जो संख्या 2 से पूर्णतः विभाजित हो उन्हें हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं। ये नोट करने की जो पॉइंट है इन्हें हम ध्यान से देखेंगे। सम प्लस सम इजिकल टू सम, यानी कि सम दो सम संख्याओं को जोड़ दें तो एक सम संख्या प्राप्त होगी। यहाँ पर 4 एक सम संख्या है, 6 एक सम संख्या है, 6 4 10 हो गया, एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। सम प्लस विषम कर दे तो विषम होगा। ये 2 एक सम है, 3 एक विषम है, तो जोड़ दिया कितनी हो गई, विषम हो गई। 5 कैसी विषम संख्या, विषम ही कह रखा है यहाँ पे। यदि विषम प्लस विषम कर दे तो एक सम संख्या आएगी। 5 भी विषम है और 7 भी विषम है, दोनों को जोड़ दे रहे हैं तो 12 प्राप्त हो रहा है, यानी कि एक सम संख्या प्राप्त हो रही है। यहाँ भी ऐसा ही कह रखा है कि सम संख्या प्राप्त होती है, सम हो रही है, ये सही बात है। ये भी हमें नोट रखने की ज़रूरत है इन बातों को। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आ जाता है विषम संख्या। वे संख्याएं जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो, वे संख्या जो 2 से पूर्णतः विभाजित ना हो उन्हें हम विषम संख्या कहते हैं। जैसे 1 3 5 7 9 11, ये क्या है, 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती है, इसलिए हम इन्हें विषम संख्या कहते हैं। अब ये इस सीरीज में दे रखा है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 12 तक ये सीरीज दी हुई है। इसमें एक क्या है, 2 से विभाज्य नहीं होती, तो ये विषम संख्या। 3 भी नहीं होती, 4 भी नहीं, 5 भी नहीं होती, 7 भी नहीं होती, 9 भी नहीं होती और 11 भी नहीं। 2 से विभाज्य हो जाती है, 4 हो जाती है, 6 हो जाती है, 8 हो जाती है, 10 हो जाती है, 12 हो जाती है। यानी कि जो संख्या विभाज्य हो जाती है वो सम संख्या, जो नहीं हो पाती है वो विषम संख्या है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 4 की तरफ। पॉइंट नंबर 4 में दे रखा है अभाज्य संख्याएं। वे संख्याएं जिनके 2 गुणनखंड हो उन्हें हम अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 के 2 गुणनखंड कौन कौन से हो गए, 2 के गुणनखंड हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 2 हो गया। ऐसे ही 3 के गुणनखंड कितने हो गए, एक तो 1 हो गया और एक 3 हो गया। ऐसे ही 5 के 2 गुणनखंड कौन से हो गए, एक तो 5 हो गया और 1 हो गया। 7 के 1 हो गया और 7 हो, 11 का 1 हो गया और 11 हो गए। यानी कि इनके 2 ही गुणनखंड हो उन्हें हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अब इस सीरीज रखा है 2 3 5 7 11 13 17 19 22 29 31 37 41 43 47, यानी कि ये सीरीज जो दे रखी है अभाज्य संख्याओं की सीरीज दी हुई है। इसमें दो क्या है, एकमात्र सम अभाज्य संख्या, यानी कि इस पूरी सीरीज के अंदर ओनली केवल और केवल एक सम संख्या है, वो भी 2। तो अब ये भी हमें नोट करने की ज़रूरत है कि इस पूरी यानी कि अभाज्य संख्याओं में एकमात्र सम संख्या कौन सी है, वो 2 है। अब बात करते हैं 3 की सबसे छोटी अभाज्य संख्या है, यानी कि इस पूरी श्रेणी में सबसे छोटी अभाज्य संख्या 3 है और सबसे छोटी विषम संख्या भी वो भी हमारी 3 होती है। अब आगे देखते हैं 1 से 50 तक। 1 से 50 तक जो विषम संख्याएं वो अभाज्य संख्याएं होती है वो कौन कौन सी होती हैं, एक तो 2 3 5 7 11 13 17 19 23 29 31 37 41 43 47। 1 से 50 तक अभाज्य संख्याएं टोटल मिला दें तो 15 होती है। 50 से 100 तक अभाज्य संख्या देंगे 53 59 61 67 71 73 79 83 89 97, यानी कि 10 ये हो जाती है। 1 से 50 तक टोटल कितनी है, 15 हो जाती हैं।
और 50 से 100 तक टोटल कितनी है, 10 हो जाती है। यदि 1 से 100 तक को जोड़ दें तो कुल कितनी होगी, 25 संख्याएँ। क्वेश्चन में यदि पूछा जाए 1 से 50 तक की अभाज्य संख्याएँ तो कितनी होंगी, 15, और 50 से 100 तक पूछा जाए तो होंगी 10, और 1 से 100 तक के बीच में पूछा जाए तो टोटल होंगी 25 संख्याएँ। आगे चलते हैं। भाज्य संख्या, वे संख्या जिनके 2 से ज़्यादा गुणनखंड प्राप्त होते हैं उसे हम भाज्य संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15। 4 कैसे भाज्य है अब हम देख लेते हैं। जैसे 4 को हम 1 से काट सकते हैं, 1 चौका 4, और 4 से काट सकते हैं 4 एकम 4, 2 से काट सकते हैं 2 दूनी 4, यानी कि इसके 2 से 1, 2, 3 गुणनखंड पाए जा रहे हैं, यानी कि 2 से ज़्यादा गुणनखंड है इसके। तो ये कैसी संख्या है, एक भाज्य संख्या। उसी प्रकार से 6 होता है, 1 से काट लेंगे 1 छिका 6, 2 से काट देंगे 2 तिया 6, 3 से कट जाएगा 3 दूनी 6, इसके भी 3 गुणनखंड हो गए, 2 से ज़्यादा हो गए, तो ये कैसी संख्या है, भाज्य संख्या। ये जितनी भी संख्या है 8, 9, 10, 12, 14, 15, ये सब कैसी है, हमारी भाज्य संख्या है। इसमें नोट करने की बात ये है, वे संख्याएं जो 1 से भी कटें और स्वयं से भी और किसी तीसरी अन्य संख्या से भी कटें, उन्हें हम क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं। ऐसी दो संख्याओं का युग्म जिनका में से महत्व समाप्त होती है, यानी कि HCF 1 आता है, उन्हें हम सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 2 और 7 एक युग्म ले लिया हमने, इन युग्म का यदि में से निकाले तो 1 आएगा, जिसके में से कुछ नहीं आता उसका 1 आता है। जैसे में से हम लोग निकाले, किसी संख्या से नहीं कट रहा है तो इसका भी गुणनखंड 1 है और 7 का भी गुणनखंड 1 है, और दोनों में एक कॉमन है, और में से क्या होता है, दोनों संख्या में जो कॉमन संख्या आती है उसे हम क्या कहते हैं, में से कहते हैं। तो 2 और 7 में कॉमन क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो 1 इसका में से हो गया, और जिसका में से 1 आता है उसे हम क्या कहते हैं, सहभाज्य संख्याएं। चलिए दोस्तों चलते हैं अगले टॉपिक की तरफ। अगला टॉपिक है हमारे परिमेय संख्या। वे संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में व्यक्त कर सकते हैं उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे उन्हें हम परिमेय संख्या कहते हैं, P एवं Q एक पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है। उदाहरण के लिए 4/5, 4/12, 3/2, 5, √49, √36/25, 0/11, 0। जैसे देखो ये 4/5 क्या है, एक परिमेय संख्या है क्योंकि P/Q के रूप में है ये। अब हम बात कर लेते हैं 4/12 की, 2 से कट जाएगा 2/6 आ जाएगा, तो यानी कि ये तो P/Q में रूप में है ही, ये भी परिमेय संख्या है। 5 के नीचे 1 कर देंगे, 5/1 हो जाएगा, ये भी परिमेय संख्या है। 36 है, 6/5 हो जाएगा, ये भी P/Q के रूप में, ये भी एक परिमेय संख्या हो जाएगा। और 0 हमें ये याद रखने की बात रहेगी, ये नोट पॉइंट रहेगा हमारा, 0 भी एक परिमेय संख्या है। ठीक है, चलिए दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ चलते हैं। अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या वे संख्या है जो करनी से पूर्णतः मुक्त ना हो, उन्हें हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। जो करनी से पूर्णतः मुक्त ना हो उन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं। जैसे √3, √5, 2 + √3, √5 - 2, यानी कि ये दे रखे हैं, तो √3 का यदि हम करनी हटा देंगे, वर्गमूल करेंगे तो पॉइंट में उसका उत्तर आएगा, यानी कि पूर्णतः मुक्त नहीं होगी। √5 भी पूर्णतः मुक्त नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो ये एक अपरिमेय संख्या होगी। यदि यहाँ पर दिया होता √25 तो ये कितना आता, 5 आ जाता, यानी कि पूर्णतः मुक्त हो जाता, और ये पूर्णतः मुक्त हो जाता है तो कैसी संख्या होती है, परिमेय संख्या हो जाती है। अब ये पूर्णतः मुक्त नहीं हो पा रहे हैं, ये √5 है, ये पूर्णतः मुक्त नहीं पा रहा है तो अपरिमेय संख्या है। आगे चलते हैं। इसमें नोट पॉइंट की बात देखिए है, यदि पाई दे रखा है तो ये हमारी कैसी संख्या होगी, अपरिमेय। और यदि पाई की वैल्यू दे रखी है 22/7, ये एक परिमेय संख्या होगी, यानी कि मैथमेटिक्स सिंबल दिया हुआ है तो वो हमारा अपरिमेय होगा। यदि उसकी वैल्यू दी हुई है तो वो परिमेय संख्या होगा। चलिए दोस्तों